हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। आज हम डिस्कस करेंगे फेराडे लॉ, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। इलेक्ट्रोलिसिस में हमने ये देखा कि जब किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होता है वो उसमें अलग अलग तरीके के सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिट होने का मतलब इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। लिबरेट होना मतलब गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। और कई बार सॉल्यूशन का नेचर भी बदल जाता है। जैसे हमने NaCl एक्वास लिया था, वहाँ पे एक लास्ट इलेक्ट्रोलिसिस के बाद NaOH में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, वो पॉइंट नंबर 1 है। और सेकंड पॉइंट है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है कि कितना सब्सटेंस बनने में, चाहे वो डिपॉजिट हो चाहे लिबरेट हो, और कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ, ये एक रिलेशनशिप दिया था फेराडे ने। ठीक है, तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक रहेगा हमारा फेराडे लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। अब फेराडे लॉ में क्या आता है, देखिए अगर इसके हम स्टार्टिंग की बात करें तो इट प्रोवाइड, या चलो हम ऐसे लिखते हैं, इट प्रोवाइड ए रिलेशनशिप बिटवीन amount of substance is produced, amount of substance is produced, यानी कि चाहे वो लिबरेट हो या वो डिपॉजिट हो, amount of substance is produced and amount of electricity is used, कितने इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। और ये पूरा यानी कि हमने ऊपर डाल तो दिया फेराडे लॉ, और ये दिया गया था 1833 में। और अगर फुल नेम की बात करें तो माइकल फेराडे। ठीक है, माइकल फेराडे, जिसको हम फेराडे लॉ पढ़ते हैं। तो इसमें दो लॉ पढ़े जाते हैं, एक होता है फेराडे फर्स्ट लॉ, एक होता है सेकंड लॉ। तो इस चीज को ध्यान से देख लेना कि ये है क्या, एक रिलेशनशिप है किसके बीच का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। अच्छा, थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस, लिबरेट और डिपॉजिट 8 इलेक्ट्रोड एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ। तो 1833 माइकल फेराडे ने दिया था, एक लॉ की फॉर्म में आया था। और सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर लेते हैं फर्स्ट लॉ से। सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग है वो किससे कर लेते हैं, फर्स्ट लॉ से। चलिए, अब फर्स्ट लॉ में क्या होता है, फर्स्ट लॉ में ये बोला गया कि जितनी भी अमाउंट में सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो उसका मास है, अमाउंट हम यहाँ पे लेंगे मास, यानी कि वेट लिखा जाएगा, W लिखा जाएगा। तो जितना भी उसका मास है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कितना चार्ज पास किया गया, कितना चार्ज पास किया गया, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, तो हम लिखेंगे मास ऑफ, फर्स्ट लॉ में मास ऑफ सब्सटेंस इज प्रोड्यूस 8 electrode is directly proportional to the amount of electricity। और इलेक्ट्रिसिटी यानी किस में बात की जाएगी, चार्ज में। किस में बात की जाएगी, चार्ज में, ये कितना चार्ज पास किया गया। अब अमाउंट, मास की बात देख लेना, वेट लिखा जाएगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, चार्ज यानी कि Q आ जाएगा। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, कि कितना चार्ज दिया गया है
उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, उसका मास बनेगा कि जो वेट में ले रहे हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअल में जो W है ये किस में है, ये है ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है, ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो आएगा वो हम किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। ठीक है, और ये जो Q है, इस Q का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो यूनिट है चार्ज का वो क्या है, कूलम्ब है, तो कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, ये मेन पॉइंट आ गया। आगे अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, चलिए पहले नोट कीजिए, फिर दोबारा पूरा बोर्ड हमें यूज करना पड़ेगा, काफी बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, तो कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो मास है ये किसमें है, ग्राम में, इस चीज का ध्यान रखना। तो एक रिलेशनशिप देता है फैराडे लॉ हमें, दो चीजों के बीच का रिलेशन है, और वो रिलेशन अगर हम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी जितना ज्यादा आप करंट देते जाओगे, जितने टाइम के लिए आप देते जाओगे, वो मटेरियल, वो सब्सटेंस, चाहे वो गैस में फॉर्म में हो चाहे सॉलिड हो, उतना ज्यादा बनता जाएगा, प्रोड्यूस होता जाएगा, लिबरेट होता जाएगा। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले को अगर हम पूरा डिटेल से उठाएं तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और यही W इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो यहाँ पे आ जाता है Z और Q। अब ये जो Z है ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको बोला जाता है। अब Q की अगर हम बात करें तो आपको पता है क्या, कि जो करंट है I इक्वल टू Q बाय T होता है। अब यहाँ से अगर हमें Q चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाई T हो जाएगा। तो हम इसमें अगर दोबारा मैंने वैल्यूज डाला तो Z मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, I मल्टीप्लाई T आ जाएगा। क्लियर, एक तो ये यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, फॉर्मूले कई अलग अलग फॉर्म में हम पढ़ेंगे। अब अगर कई बार हमें ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आखिर है क्या, यानी कि अगर हमें Z के बारे में अगर हमें बात करनी हो तो अगर मैं क्या करूं कि I का वैल्यू मैंने करंट है वो मैंने 1 एम्पीयर कर दिया, और टाइम है वो मैंने 1 सेकंड कर दिया, एक कंडीशन लगा दी, तो इस कंडीशन में W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, एक कंडीशन लगा देंगे। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम करेंगे कि अब Z इक्वल टू W आ गया, W क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था या मास ऑफ सब्सटेंस था, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल equivalent is the mass of substance which is produced when current is 1 ampere and टाइम इज 1 सेकेंड। जब करंट 1 एम्पीयर और टाइम 1 सेकेंड हो तो Z और W इक्वल हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक्चुअल में क्या बन गया, एक मास बन गया उस सब्सटेंस का जो लिबरेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर, अब अगर वैल्यूज भी निकालना पड़े, आगे इन चीजों को बदलना पड़े कि Z का वैल्यू अगर कोई हमसे पूछ ले तो जो Z होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो एक्चुअल में होता है E/F होता है। E/F का मतलब क्या होता है कि Z इज इक्वल टू E यानी कि इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय F क्या हो जाएगा, फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब Z का वैल्यू भी आ गया। अब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना पड़े तो ध्यान होगा कि ये चीजें सारी हम एक हिसाब से सॉल्यूशन यूनिट में कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से मैं इक्विवेलेंट मास का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो आपको पता है क्या होता है, वो मोलर मास और डिवाइड बाय क्या होता है, x होता है। क्योंकि यहाँ पे चीजें इलेक्ट्रोलिसिस से जुड़ी हुई है और चीजें इलेक्ट्रोलिसिस से जुड़ी है तो वहां पे रिएक्शंस आते हैं, एनोड का आता है, कैथोड का आता है।
तो x यहाँ पर क्या होगा, x यहाँ पर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या तो आप ये लिख सकते हो या इसको हम चार्ज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चार्ज कह सकते हैं। क्लियर, क्या कह सकते हैं, चार्ज कह सकते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl पढ़ा, तो वहां पे सोडियम पर +1 है, क्लोरीन पर -1 है, यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी क्लोरीन के पास जा रहे हैं। तो वहां पे एक्स में हमें कोई प्लस माइनस हमें साइन नहीं लेना, हमें सिर्फ वहां का मैग्नीट्यूड वैल्यू देखना है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर हो गया 1 है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो NaCl का केस अगर डिस्कस किया जाता है तो उसमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, अब ये सारे वैल्यूज आ गए हमारे। अब इसको फाइनल हम पुट करते हैं कि इस एक तो ये मेन फॉर्मूला यूज हो गया, ठीक है, क्योंकि जैसा हमें न्यूमेरिकल में चीजें दी जाएगी हम उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो W इक्वल टू अब आगे क्या आ जाएगा, अगर हमें पूरा ही चेंज करना पड़े तो W इक्वल टू Z का वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट मास E/F है। या तो दो अलग अलग लिख लो कि एक फॉर्मूला तो मैंने बना दिया E/F, मल्टीप्लाई में क्या आ गया I, और मल्टीप्लाई में क्या बच गया, T बच गया। एक तो ये आ गया, और अगर हमें इसको और भी एक्सटेंड करना है, तो हम और कर सकते हैं। वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा W इक्वल टू E का वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट। अच्छा एक चीज और सुनो, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब फेराडे रह गया, अब जो फेराडे का वैल्यू आएगा, ठीक है, इसका भी वैल्यू हमें डालना है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 96, क्योंकि ये फेराडे एक्चुअल में क्या था, कूलम ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे ठीक है, यहाँ ठीक है, मैं इसको ऊपर डालता हूँ। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया था इस चीज को। अब आगे देखते हैं, F का वैल्यू निकालना है। अब F एक्चुअल में यानी कि जिसको हमने फेराडे बोला है, लेकिन इसका जो वैल्यू है ये एक्चुअल में चार्ज है किसका, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ये क्या है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है। क्लियर, और ये जो वैल्यू लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, 96500 कूलम। क्या लिया जाएगा, 96500 कूलम। अब ये पूरा वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा, W इक्वल टू E का मतलब, E का वैल्यू क्या आएगा, मोलर मास डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, X। अब उस किसका वैल्यू आएगा, फेराडे का, तो अब ये 1 बाय हो जाएगा, तो 96500 आ गया। आगे क्या बच गया, I, और आगे क्या बच गया, T। ये लो, ये कंप्लीट फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये जितने भी मीनिंग मैंने लिखे हैं इन सभी मीनिंग्स को एक तो देख लेना। सबसे पहले Q का मीनिंग, तो Q हमें पता है चार्ज का यूनिट है कूलम, ठीक है, तो Q का मीनिंग क्या आ जाएगा, कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Z का मीनिंग देख लेना, E का मीनिंग क्या है, F का मीनिंग क्या है, F का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज को ध्यान से देख लेना। तो ये पूरा फॉर्मूला आ गया कि मोलर मास। अब इसमें सारे वैल्यूज डायरेक्ट है, देखा जाता है कि न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया, डायरेक्ट Z का वैल्यू दिया गया तो यहाँ से रख दीजिए। इसके ऊपर भी एक शॉर्ट फॉर्म मोर था हमारा, ठीक है। और अगर पूरा एक्सटेंड करके सारी चीजें अलग अलग दे रखी कि मोलर मास अलग दिया गया है तो x आपको पता होना चाहिए, तो ये पूरा डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। पहले नोट कीजिए, फिर आगे हम इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर, आगे हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग फॉर्म में हमने कर ली। फॉर्मूला अच्छा नजर आए आपको, इसके लिए आप एक बॉक्स बना लीजिए उसके चारों तरफ कि फॉर्मूला आपको अच्छे से नजर आता है। अभी एक हम एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी है और वो रहेगा, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है जो 10 मिनट तक इलेक्ट्रोलाइज करवाया जाता है और करंट है 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, ए सॉल्यूशन ऑफ
copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with the current of 1.5 ampere. Find the mass of copper 2 positive which is deposit at the कैथोड। हमें निकालना है कॉपर जो किस पर जमा हुआ है, कैथोड पे जमा। अब इसमें मेन देख लीजिए, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया, 10 मिनट के लिए उसमें करंट पास किया जा रहा है, करंट की अमाउंट है 1.5 एम्पियर है, तो हमें पता है कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा। अब ये पॉजिटिव तो नेगेटिव पे जाता है, और नेगेटिव का टर्मिनल कौन सा होता है, कैथोड होता है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें चीजें देख लीजिए, तो आई दे रखा है 1.5 एम्पियर, टाइम दे रखा है 10 मिनट, हमें सेकंड में यूज करना होता, तो ये सेकंड आ गई, मल्टीप्लाई 60 हो गया। क्लियर। अब हमारे लिए फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव है। कॉपर 2 पॉजिटिव जब डिपॉजिट होगा तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड बनेगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है वो कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो वैल्यूज, पहला वैल्यू आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू, क्या देखना है, मोलर मास डिवाइड बाय x, फेराडे का वैल्यू हमारे पास है, मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। क्लियर, तो रखो जरा, तो W इज इक्वल टू मोलर मास, कॉपर है, कॉपर का मोलर मास की अगर बात की जाओ तो इसका जो कैपिटल M है वो होता है 63.5, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 63.5। ठीक है, पॉइंट को हटा के मैं नीचे क्या ले आता हूँ, 10 ले आता हूँ। फिर x आता है, तो x कितना हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 9650। हमने फैराडे की अप्रोक्स वैल्यू है, हालांकि अगर सही रियल वैल्यू देखोगे तो लास्ट में 500 से आपको कम मिलेगा, 500 से कम मिलेगा। करंट की बात करो तो 1.5 एम्पियर, तो मैंने यहाँ पे फिर पॉइंट हटा दिया, 10 आ गया। और टाइम की अगर बात करूं तो ये मल्टीप्लाई होगा इनके 10, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको पता है ये अच्छा खासा एक बड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कट होने में प्रॉब्लम आएगी। डॉट में पॉइंट्स के लिए, मल्टीप्लाई के लिए लगा रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रहे। डॉट में किसके लिए लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई के लिए। जब ये पूरा कैलकुलेशन आप सोल्व करोगे, मैं आपको आंसर दे देता हूँ, इसका आंसर लगभग आएगा 0.296 ग्राम आएगा, आप सोल्व कर लेना, 2.96 ग्राम। तो इतना मास आएगा, क्योंकि मेन है फॉर्मूला की सारे वैल्यूज आपके पास आते हैं नहीं आते। तो जो कैथोड पे कॉपर जमा होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव, देखो अब आयन हमेशा मीडियम में रहता है, तो एक्चुअल में जमा कौन होगा, कॉपर सॉलिड होगा। चलिए, तो वो 0.296 ग्राम आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और जिसमें वैल्यू कुछ अलग तरीके से, ठीक है, जिसमें वैल्यू कुछ अलग तरीके से, क्योंकि हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे, तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज होगा कई बार। अब इसमें देखो, इसमें कैलकुलेशन लास्ट में बड़ा है, बड़े बड़े डिजिट्स हैं, कट करने में, डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी, पर हो जाएगा लास्ट में, जो मैंने आंसर आपको दिया। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें क्या है कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी वो पास हो रही है कॉपर सल्फेट में से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through the copper sulfate solution. Find the amount of copper deposited कैथोड, कैथोड पर कितना कॉपर जमा हुआ। अब इसमें देख लो ना, करंट की बात है ना, तो करंट दे रखा, और ना इसके अंदर
टाइम वगैरह कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला देखो कौन सा पुट होगा। अब अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो फॉर्मूला ये होता है जेड क्यू, इससे भी काम नहीं चलेगा। जेड को अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आ जाता है, ई बाय एफ आ जाता है, ठीक है। और क्यों आगे और ले जाओ, ई क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय एफ। एफ को आप रहने दो, अब की बार एफ का वैल्यू नहीं डाल रहे, हालांकि एफ को साइड कर लिया और नीचे क्या आ गया x 1 बाय एफ एज इट इज रख लिया और q भी एज इट इज रख लिया, ठीक है, एज इट इज रख लिया इनको। ओके, मैं डॉट लगा क्योंकि यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ, तो इसलिए मैं आगे, क्योंकि दोनों सिंबल सेम ना हो जाए इसलिए मैंने आगे डॉट लगा दिया। अब q का वैल्यू क्यों अलग है, अब की बार q यानी कि जो कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो फैराडे की फॉर्म में, फैराडे भी तो क्या होता है, चार्ज होता है, क्यों होता है किसका, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो अब यार Q का वैल्यू कुछ अलग है, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि जो Q इज इक्वल टू वो 2F है, इस बात को समझ लो, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि Q इज इक्वल टू 2F। अब ये वैल्यू यहाँ से पुट होगा, यहाँ से पुट होगा। अब मोलर मास देख लो, वही कॉपर की बात है, तो मोलर मास तो वही आ जाएगा 63.5 डिवाइड बाय x कॉपर के लिए तो आपको पता है 2 ही आएगा। 1 बाई एफ हमने सेम रखा और क्यू का वैल्यू हमने क्या रख दिया 2f। एफ से एफ यहाँ गया, 2 से 2 यहाँ गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 63.5 ग्राम आ जाएगा। इतना कॉपर है वो कैथोड के ऊपर जाके जमा होगा। क्लियर। तो ये तो था फैराडे फर्स्ट लॉ जिसमें हमने दो बेसिक से क्वेश्चन देख लिए। बाकी क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि मेन फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूला आपको पता है तो आप कर पाओगे, ठीक है। जैसे इसमें हमने 1 बाय 1 एक्सटेंड करते गए हमें पता चलेगा कि कहाँ पे जाके रुकना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फैराडे सेकंड